हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये है आपका कोड 509 ब्लॉक 3 यूनिट 9। सिर्फ इस वक्त हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए सभी क्वेश्चंस को आप देखिए और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं। रूब्रिक प्रदर्शन आधारित आकलन क्या है? ओके, रूब्रिक का मतलब होता है प्रदर्शन आधारित जो आकलन होता है, ठीक है ना। रूब्रिक का क्या मतलब होता है? प्रदर्शन आधारित जो आकलन होता है। तो रूब्रिक क्या है? या प्रदर्शन आधारित आकलन। ओके, सेकंड लेंगे, उच्च और प्राथमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। सूचकों के संदर्भ में योग्यताओं के आकलन के लिए अधिगम सूचक कौन कौन से होते हैं? सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आकलन की विधियां कौन कौन सी हैं? जैसे वैकल्पिक विधि, सृजनात्मक लेखन विधि, नृत्य द्वारा आकलन, ठीक है। यानी विधियां हैं, नृत्य के द्वारा आकलन किया जाता है तो नृत्य आकलन विधि हो गई, क्षेत्र भ्रमण आकलन विधि और पोर्टफोलियो आकलन विधि। ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करिएगा, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपकी प्रगति जांच का होगा और 9 जो यूनिट आपकी है वो हो चुकेगी पूरी, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए अब देख लेते हैं, आज ले लेते हैं वही आपका ब्लॉक 3 यूनिट 9। इसके पहले हमने पढ़ा था सीसीई के बारे में, इसके उद्देश्य क्या है, अवधारणा क्या है, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन। अब इसमें हम देखेंगे आकलन की विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि यह एक व्यापक मान्यता है कि सामाजिक विज्ञान केवल सूचना प्रसारित करता है। यह पुस्तक केंद्रित होता है तथा परीक्षाओं हेतु से रटने की आवश्यकता होती है और इन पुस्तकों की विषय वस्तु को दैनिक वास्तविकता से असंबद्ध होना माना जाता है और सामाजिक विज्ञान को अतीत के बारे में अनावश्यक विवरण प्रदान करने वाले विषय के रूप में देखा जाता है। तो सामाजिक विज्ञान को किस रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये माना जाता है कि जो सामाजिक विज्ञान की बुकें होती हैं, ठीक है ना, पुस्तक केंद्रित होती है, यानी आपने जो कुछ बुक में है वही पढ़ा वही जाना और यहाँ पे उसको याद करने वाली चीज़ होती है, रटना, यानी उसे याद करने वाली चीज़ होती है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पहले आपको इसको समझना नहीं बल्कि इसको रटना है। जनरली हिस्ट्री वगैरह की चीज़ें होती हैं तो ये रटने वाली चीज़ें हो जाती हैं। और जो पुस्तकों में कंटेंट दिए होते हैं, जो डेली यूज के लिए कंटेंट होते हैं, वो इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, यानी वास्तविकता के निकट से नहीं होते हैं, एक अनुमान लगाया जाता है। और सामाजिक विज्ञान का जो अतीत के बारे में यदि हम बात करें तो अनावश्यक विवरण इसमें प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो एक अनावश्यक विवरण प्रदान करने वाले विषय के रूप में हम किसको देखते हैं? सामाजिक विज्ञान को देखते हैं। एक दृष्टिकोण ये भी है कि सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञ विद्यार्थियों के लिए रोजगार के कम अवसर उपलब्ध हैं और इन सभी मतों से इस विषय का फालतू होने से प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी कि लोग कहते हैं ना कि यार मैंने तो आर्ट लिया है या मैंने बीए किया है, बीए यानी सामाजिक विज्ञान हो गया, तो अब उसके बाद कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है। क्या किया है, बीएससी किया होता, मैथ लिया होता, साइंस लिया होता तो जॉब के बहुत सारे स्कोप होते हैं, आप आगे बढ़ते, लेकिन यार आपने तो बीए कर लिया है। तो एक फालतू सब्जेक्ट के रूप में किसको देखा गया है? सामाजिक विज्ञान को देखा गया है। अब ऊपर वर्णित परिस्थितियां जो है सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों, शिक्षण, अधिगम प्रक्रियाओं और आकलन के संबंध में कई प्रश्न उत्पन्न कर देती हैं। इतनी सारी चीजें जो दी हुई हैं। सामाजिक विज्ञान अधिगम का क्या अर्थ है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किस प्रकार की पारस्परिक व्यवहार अधिगम में वृद्धि कर सकता है और इसी तरह से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए, यानी सामाजिक विज्ञान के क्या अर्थ हैं, किस तरह से व्यवहार अधिगम में वृद्धि करेगा, लोग पढ़ें अगर, और इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम का आकलन करने और देखने में किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, इस प्रकार के जो सूचक जो होते हैं वो हमारी सहायता कर सकते हैं। यहाँ पे आकलन की विधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य जो है और राष्ट्रीय केंद्रित समूह का सामाजिक विज्ञान शिक्षण परिस्थिति प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन विज्ञान शिक्षण के निम्न उद्देश्य को बताता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है, अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके हम उद्देश्य देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले हम उद्देश्य ले लेते हैं, क्या होगा। तो प्राथमिक स्तर पर बालक में अवलोकन, परख और वर्गीकरण कौशलों का विकास करना। सामाजिक अध्ययन विज्ञान के माध्यम से हम ये बताते हैं कि बच्चे में जो अवलोकन, परख और वर्गीकरण कौशल होता है उसका विकास का हो जाता है। सामाजिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर जोर देते हुए बालक में पर्यावरण के प्रति समग्रता का विकास होता है, क्योंकि हम सामाजिक अध्ययन में पर्यावरण के बारे में भी पढ़ते हैं। तो पर्यावरण के जो संबंध होते हैं वो बालक को समझ में आता है, ठीक है। और बालक में पर्यावरण
के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है, विभिन्नता और विविधता के प्रति सम्मान की भावना का विकास एवं बालक को सामाजिक मुद्दों के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो जो भी एक तरह से देश की भावना का जो विकास होता है वो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के माध्यम से ही होता है। अभी हमने प्राथमिक स्तर पर देखा, अब हम उच्च प्राथमिक स्तर पर देख लेते हैं। ठीक है, मानव जीवन और अन्य प्राणियों के बसेरे के रूप में पृथ्वी के बारे में समझ विकसित करना। जो हम 6 से 8 क्लास में, 6 से ऊपर क्लास में जाते हैं तो हम वहाँ पे अब क्या करते हैं कि अलग अलग जो बुकें हो जाती हैं सामाजिक अध्ययन की। तो मानव जीवन और जो प्राणी होते हैं उनके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन, पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है। अपने क्षेत्र, प्रदेश, देश को वैश्विक संदर्भ में अध्ययन करने से विद्यार्थी में सूझ प्राप्त होता है। वैश्विक यानी विश्व के मामले में हमारा देश कितना आगे बढ़ा है, कहाँ पे है, उसके और देशों से क्या संबंध है। ठीक है, देश, प्रदेश, क्षेत्र के बारे में। विश्व के अन्य भागों के परिप्रेक्ष्य में भारत के अतीत के अध्ययन का विद्यार्थी में शोध प्राप्त, यानी विश्व के जो अन्य भाग हैं और उससे संबंध जो है भारत से किया जाता है, और भारत का भी अतीत क्या था, उस समय के लोग क्या थे, कैसे थे, इन सभी चीज़ों का अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। लेकिन किस स्तर पर? उच्च प्राथमिक स्तर पर। विद्यार्थियों को देश की सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की क्रियाशीलता और गतिशीलता से परिचित कराना भी उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का मेन उद्देश्य होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, मुझे लगता है कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आकलन के सूचक कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, आकलन विभिन्न प्रकार के कौशलों, सैद्धांतिक ज्ञान, भावनाओं और संवेदनशीलता के विकास के साथ साथ सामाजिक विज्ञान में अध्ययन करता है। और यहाँ पे आकलन है सूचकों की विस्तृत सूची हम तैयार कर सकते हैं जो कार्यों की योजना निर्माण में सहायता कर सकते हैं। प्रत्येक सूचक उन योग्यताओं का समावेशन करता है। अब देख लेते हैं सूचक और योग्यताएं क्या क्या, यानी सूचकों के संदर्भ में योग्यताओं के आकलन के लिए अधिगम सूचक। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, ये सूचक हो गए आपके और ये योग्यताएं हो गई। जैसे अवलोकन और पठन, ये क्या हो गया? सूचक, एक इंडिकेटर हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे योग्यताएं क्या होंगी, उसमें हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग करेंगे, कथन और चित्रण का काम करेंगे, चित्र पठन, चित्र निर्माण का काम करेंगे, सारणी और मानचित्र हो इसमें बनाने आने चाहिए। ये इतना सीखना चाहिए अवलोकन और पठन के अंतर्गत। चर्चा, अब चर्चा में क्या होगा? जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पे सुनना होगा, बातें करना होगा, यानी वाद विवाद, विचार व्यक्त करना होगा। आप अपने विचार रखिए, हम अपने विचार रखते हैं, दूसरे स्टूडेंट अपने विचार रखेंगे, दूसरों से जानकारी प्राप्त करना, ये चर्चा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये इतनी योग्यताएं, ये चीज़ें हासिल होती हैं। अभिव्यक्ति, चित्रण, शारीरिक क्रियाएं, सृजनात्मक खेल, मूर्तिकारी आदि की अभिव्यक्ति होती है। वर्णन के अंतर्गत ये सूचक हो गया, तब इसकी ये क्या योग्यताएं होंगी? तार्किकता, तर्क संबंध बनाना, तर्क संगत संबंध बनाना। वर्गीकरण में श्रेणी विभाजन, समूह निर्माण, अंतर और तुलना करना, और प्रश्न पूछना में जिज्ञासा प्रकट करना, समीक्षात्मक चिंतन, प्रश्नों का विकास करना। थोड़ा सा इनको माइंड में रखिएगा। ठीक है ना। विश्लेषण में अनुमान करना, परिकल्पना और निष्कर्ष निर्माण, प्रयोग में तत्काल निर्माण करना, वस्तुएं बनाना और प्रयोग करना, और न्याय और समानता में गैर लाभप्रद विभिन्न योग्यता वालों के प्रति संवेदनशीलता करना। यहाँ पे वैकल्पिक आकलन देख लेते हैं। वैकल्पिक आकलन क्या कहलाता है? तो विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करने की हमारी वर्तमान विधियां प्रायः शिक्षकों द्वारा निर्मित मानवीकृत परीक्षाएं होती हैं और जिनमें बहुविकल्पी या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मूल्यांकन बहुत तरह से किया जाता है, बहुत सारी विधियां होती हैं। हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी वैकल्पिक प्रश्न पूछ के भी मूल्यांकन करते हैं, हम लॉन्ग क्वेश्चन पूछ के भी मूल्यांकन करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ के भी करते हैं, हम मूल्यांकन ओरल भी करते हैं, मूल्यांकन हम रिटन भी करते हैं। तो बहुत सारे मेथड होते हैं मूल्यांकन के, और इन मूल्यांकन विधियों का प्रयोग जटिल समस्या समाधान कौशलों के मापन, अपसारी चिंतन, विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों, संप्रेषण कौशलों में भी किया जाता है। और इन विधियों को 2 दशक पहले चुनौती दी गई थी और हमें अपनी शिक्षा संस्थाओं में इनका पालन पूर्णतः जारी कर रखा है। उचित समय है कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में वैकल्पिक आकलन के विचार प्रस्तुत किए जाए। अब जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन हैं उस तरह के क्वेश्चन से लेके आए जाए। वैकल्पिक आकलन प्रक्रिया ज्ञान निर्माण के रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है कि वैकल्पिक आकलन प्रक्रिया ज्ञान निर्माण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो आपके रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऐसी प्रक्रियाओं का मूलभूत केंद्र विद्यार्थी की वास्तविक जीवन के कार्यों एवं क्रियाकलापों में प्रवीणता, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, शिक्षार्थी की योग्यता पर स्थित होता है। यदि शिक्षार्थी योग्य है, उससे बन रहा है तो उसको कर सकता है। सामाजिक विज्ञान में आकलन केवल कागज और कलम द्वारा परीक्षण तक सीमित नहीं रहता है। नाटक, चित्रण, पठन कार्यों, परियोजनाओं, बालकों के चित्रण के द्वारा भी इसका आकलन किया जा सकता है। ओके,
ये वैकल्पिक आकलन हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे सृजनात्मक लेखन, अभिनय और नृत्य द्वारा आकलन। देखिए आकलन के प्रकार चल रहे हैं, क्लियर कर दूं मैं आपको। जैसे हमने पहला लिया था, सॉरी हाँ, आकलन के हमारा जो पहला क्वेश्चन था हमने स्टार्टिंग की थी, वो हमने स्टार्टिंग की थी कि जो आकलन क्या है, ठीक है, विधियाँ कौन कौन सी हैं। ओके, हम आपको दिखा देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। आकलन की ये विधियाँ, अब ये जो है ये आकलन की विधियां आ रही हैं। तो हमने पहली विधि कौन सी ली थी आकलन की, हमने पहली जो विधि थी वो ली थी वैकल्पिक। अब हमारी जो दूसरी विधि है वो सृजनात्मक लेखन, अभिनय और नृत्य द्वारा आकलन, ठीक है ना। किन किन के द्वारा आकलन होता है, ठीक है ना, कौन कौन सी विधियां हैं, तो इनके द्वारा भी आकलन किया जाता है। जब बालकों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है तो यह अभिनय द्वारा, चित्रण अथवा सृजनात्मक लेखन द्वारा वे बेहतर ढंग से अधिगम करते हैं, पढ़ते हैं और उन्हें उनके मौलिक विचारों के आकलन में सकारात्मक बनाता है। हम पर्यावरण प्रदूषण विषय का चयन करते हैं और देखते हैं 3 प्रकार से कैसे आकलन किया जाता है। तो पर्यावरण प्रदूषण एक हमने विषय ले लिया और उसमें आकलन हम 3 तरह से करेंगे। तो किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा सृजनात्मक लेखन, अभिनय और नृत्य द्वारा 3 तरह के आकलन यहाँ पे भी। तो ये 3 सृजनात्मक लेखन, अभिनय और नृत्य द्वारा आकलन होता है। अब हम पर्यावरण प्रदूषण विषय एक ले लेते हैं, एक कंटेंट हमने ले लिया और उसका हम कैसे आकलन 3 प्रकार से करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि एक कोई कंटेंट या कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए या फिर पर्यावरण प्रदूषण विषय का चयन आप कैसे करेंगे, 3 तरह से आकलन कैसे करेंगे। तो आपको उसमें ही लिख पारंपरिक प्रश्न, सबसे पहला हम जो आकलन होगा वो पारंपरिक प्रश्न का होगा, ठीक है, यानी मनुष्य के 3 क्रियाकलापों के नाम बताना है जिनसे जल प्रदूषण होता है। तो ये पारंपरिक प्रश्न हो गया, हमने इसके माध्यम से एक आकलन कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा चित्रण, चित्रण के माध्यम से जल प्रदूषण कैसे होता है उसको प्रदर्शित करना है चित्र के माध्यम से। ये हमारा जो है दूसरा आकलन हो गया, ठीक है ना। कितने आकलन हो गए, 2 आकलन हो गए। पहला पारंपरिक प्रश्न हो गया कि जल प्रदूषण किनसे फैलता है, फिर दूसरा उसको आप प्रदर्शित करके चित्र बना के दिखाइए, और तीसरा सृजनात्मक लेखन अभ्यास, यानी आपके गांव के तालाब का पानी किस प्रकार प्रदूषित होता है वर्णन कीजिए और उसकी रोकथाम के लिए सुझाव दीजिए। सृजनात्मक लेखन हो गया, यानी अब बच्चा यहाँ पे अपना माइंड लगाएगा, सृजनात्मक क्रिएटिविटी वो करेगा, अपना दिमाग यहाँ पे लगाएगा, उस चीज़ को लिखेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पर्यावरण प्रदूषण विषय का चयन हमने कर लिया, एक सब्जेक्ट का चयन कर लिया और 3 प्रकार के आकलन उसमें हमने करके बता दिए, पारंपरिक, चित्रण, सृजनात्मक लेखन अभ्यास। अब आकलन के लिए चित्र पठन कार्य क्या होता है, तो देखिए बालकों को उनकी अवलोकन, संबंध जोड़ने और व्याख्यान करने की योग्यता को अभिव्यक्त करने के लिए चित्रों और फोटोग्राफ्स का प्रयोग कर कई प्रकार के प्रश्न तैयार किए जाते हैं, जैसे कि देश के विभिन्न मंदिरों की पेंटिंग को श्रेणीबद्ध कर दें और फिर तस्वीर ABC को करके उन तस्वीरों का अवलोकन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आकलन के लिए चित्र पठन कार्य, यानी कोई डायग्राम आप रख लीजिए बहुत सारे, फिर उन डायग्राम के हिसाब से, उस चित्र के हिसाब से आप क्वेश्चन करिए बच्चों से। जैसे लोगों के कला और संगीत प्रेम का वर्णन कीजिए। तस्वीर C में दिए गए मंदिर के निर्माण में आपके अनुमान से कितने दिन, वर्ष, माह लग सकते हैं। और तस्वीर A में लोगों की जीवन शैली, ठीक है ना, जो भी खाने की आदतें, पोशाक आदि होता है उनका वर्णन कीजिए। तो आकलन के लिए पठन, चित्र पठन कार्य, यानी आप कोई चीज़ दिखा के फिर उससे आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। बालकों की चित्रकारी, तो बालक स्वयं को चित्रकारी के माध्यम से अधिक स्वतंत्रता पूर्वक गहराई से व्यक्त कर सकते हैं और बालकों को व्यक्तिगत व्याख्या और कल्पना का अवसर भी देना चाहिए और किसी एक सिद्धांत या विचार संबंधी उनकी समझ के बारे में पूछने का सुखद तरीका होता है। बालक की चित्रकारी भिन्न और विशिष्ट होती है। बालकों के लिए चित्रकला केवल एक आनंददायी क्रियाकलाप न होकर वरन शिक्षकों के लिए एक बहुत प्रभावशाली अधिगम अवसर होता है। आप अगर कभी बच्चों से कह के देखिए क्लास में कि आज हम आपको पेंटिंग सिखाएंगे, आप कुछ हमें पेंटिंग करके दिखाइए, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें थोड़ा अलग सा एक माहौल मिल गया है, पढ़ने के अलावा थोड़ा कुछ और करने का मिल गया है और जो उनको अच्छा लगता है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि चित्रकारी बालकों की अवधारणाओं, युक्तियों, विचारों और व्यक्तिगत भावनाओं, जिन्हें वे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, का आकलन करने में शिक्षक की सहायता करते हैं। तो बालक उस वक्त वो एक्टिविटी, वो क्रिएटिविटी करेंगे जो उनकी इच्छा होती है। जैसे हम कह दें फिश को बनाना, आप फिश बनाइए, बहुत से बच्चे जनरली फिश बना लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, भले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको ना दे सके, ओरल ना बता सके, लेकिन उस चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से बहुत कुछ आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण ले लिया है गांव के तालाब का चित्र बनाना, तो जो उनके उस समय दिमाग में चलेगा, गांव में तालाब, तालाब के किनारे क्या क्या चीजें होती हैं, तालाब के अंदर क्या क्या होता है, वो सब कुछ उसमें बनाएंगे।
तो चित्रकला अभ्यास हमें गांवों में किस प्रकार जल प्रदूषित होता है, विभिन्न प्रदूषकों आदि के बारे में बालकों के विचारों के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यह आकलन का अभ्यास के रूप में होता है। तो एक हमारा ये आकलन हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण से तात्पर्य यहाँ पे होता है केवल आनंद के लिए ही बाहर नहीं घूमना, बल्कि साथ साथ जो बालक होता है उसके अधिगम करते रहना, यानी कि उसको सिखाते रहना। बाहर जाने के पूर्व, भ्रमण के दौरान और भ्रमण के पश्चात बालकों का आकलन करने का अवसर भी शिक्षक को भ्रमण प्रदान करते हैं। छोटे बच्चे अवलोकन के द्वारा अधिगम करते हैं और उन्हें अपने में सुधार करते हैं। अब उदाहरण मान लीजिए, यानी कि बच्चों को घुमाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक इंटरटेनमेंट के लिए, उनका मन बहलाने के लिए हम घुमा रहे हैं, सिर्फ उनकी खुशी के लिए, बल्कि वहाँ घुमाने के साथ साथ में उनको चीज़ें समझाई जाए, बताई जाए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि समीप स्थित एक कुटीर उद्योग का भ्रमण, वहाँ प्रयुक्त कच्चे माल। अब एक कुटीर उद्योग हम ले गए, कोई एक छोटा सा कारखाना है जहाँ हम बच्चे को ले गए। अब सिर्फ घुमाना काम नहीं है, वहाँ पे उनको बताना कि कच्चा माल क्या होता है, किस तरह से इसमें यूज किया जाता है, कहाँ से आता है, फिर इस काम में कितने लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या क्या संभावनाएं हैं, जो वहाँ पे मजदूर हैं, ठीक है ना, उनकी इनकम, उनकी आय कितनी है, कितना उनको वहाँ दिया जाता है, उनका रिकॉर्ड लिखने हैं तो क्या करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है बच्चों को वहाँ पे बताई जाए तो उनके माइंड में एक क्रिएटिविटी होती है कि हाँ, एक उद्योग के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हर एक उद्योग में ये काम किए जाते हैं। तो ये क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत आ गया। ओके, ये आकलन की विधियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो से तात्पर्य बालकों के कार्य के उद्देश्यपूर्ण संग्रह से है, जो विद्यार्थियों की नियमित कालावधि में निर्दिष्ट क्षेत्र में किए गए प्रयासों, प्रगति, उपलब्धियों की कहानी बताता है। यानी विद्यार्थियों के बारे में पूरा विवरण रखना ही पोर्टफोलियो कहलाता है, और जो विवरण होते हैं वो संबंधित सामग्रियों से भरे लिफाफे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में केवल उत्कृष्ट कार्य ही नहीं है, कुछ सभी कोट के कार्यों को रखना चाहिए। यानी जरूरी नहीं है कि बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो सिर्फ उसी काम को पोर्टफोलियो में रखा लिखा जाए, बल्कि उसके ऐसे काम जो अच्छे नहीं हैं, यानी उनको भी आप रख सकते हैं। बालक की प्रगति और विकास का प्रदर्शन किया जा सके, ठीक है। संपूर्ण विद्यालय वर्ष में, एक वर्ष में बच्चे ने जो भी डेवलपमेंट स्कूल में किया है, जो भी उसकी प्रगति हुई, सबका लेखा जोखा पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और ऐसा संग्रह शिक्षक और अभिभावकों को दिखाता है कि बालक कितना निपुण है, और उसके द्वारा किए गए वास्तविक कार्य का रिकॉर्ड, यानी एक आलेख होता है, ठीक है ना। तो पोर्टफोलियो में ये दिखाया जाता है कि बालक जो है, शिक्षक ये दिखाता है अभिभावकों के, क्योंकि पोर्टफोलियो अभिभावकों के लिए होता है कि बालक कितना होशियार है, ठीक है ना, और जो उसने भी 1 ईयर में काम किया है, एक्टिविटी अचीवमेंट किया, उन सभी का रिकॉर्ड वहाँ पे होता है। बालक के द्वारा वर्ष भर में किए गए वास्तविक कार्य का संग्रह पोर्टफोलियो में किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन से ये पोर्टफोलियो से जरूर पूछेगा कि जो बालक का वर्ष भर का वास्तविक कार्य है वो उसका संग्रह किस में किया जाता है। तो उसमें हो सकता है ग्रेडिंग में, अंकिंग में, प्रमाण पत्र में, किस में, देखिए पोर्टफोलियो में किया जा सकता है। और उदाहरण के लिए आप अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो कक्षा की दीवार पर लिफाफे पे चिपका कर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो आकलन देखा, बहुत सारे आकलन यहाँ पे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे पोर्टफोलियो के लिए आप क्या लिफाफे में क्या रखने कह सकते हैं कि लिखित सामग्री, वर्कशीट, सूचनात्मक खेल, टेस्ट, बाहर की कक्षा की गतिविधि संबंधी पोस्टर लगा सकते हैं, विभिन्न चित्रकारी, पौधे, फूल, जानवर आदि के लिए, हस्तकला संबंधी पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग आदि बालकों द्वारा तैयार किए गए ग्रीटिंग कार्ड्स हो सकते हैं। बालकों, दूसरों के बालकों को प्राप्त होने वाले पत्र, बालक द्वारा पढ़ी गई पुस्तकें, है ना, कपड़ों पत्तियों के संग्रह आदि यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो एकमात्र कार्य का अंश के स्थान पर कार्यों का संग्रह होता है। यानी एकमात्र कार्य का अंश नहीं होता है पोर्टफोलियो, बल्कि कार्यों का संग्रह होता है। कार्यों का अंश नहीं होता, कार्यों का संग्रह होता है, ठीक है। और जैसे जैसे विद्यालय प्रगति, वर्ष प्रगति करता है, पोर्टफोलियो का संग्रह साथ साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी, उसी अगर स्कूल में है, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है, तो उसका भी पोर्टफोलियो का संग्रह बढ़ता है। और स्कूल में भी जितने बच्चे होते हैं उनका भी पोर्टफोलियो बनाया जाता है। प्रत्येक नियत अवधि के समापन पर शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पोर्टफोलियो को उसकी प्रगति की जांच के लिए देखता है और विशिष्ट तथा उपयुक्त पृष्ठ पोषण अभिभावकों को देता है। पोर्टफोलियो तो बन गया बच्चे की एक्टिविटी डेवलपमेंट, ठीक है ना, किस तरह का है, बच्चे ने उत्कृष्ट काम किया, निष्कृष्ट काम किया, किस तरह का काम किया, और बाद में उसके पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है, बताया जाता है। पोर्टफोलियो प्राय अभिभावकों को उनके
अपने बालकों को उनकी योग्यताओं रुचियों को जिनका वे अवलोकन घर पर नहीं कर पाते हैं समझने में सहायता मिलता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में बिल्कुल शांत होते हैं लेकिन स्कूल में बहुत नटखट होते हैं, जस्ट अपोजिट, घर में बहुत नटखट तो स्कूल में शांत। तो एक तरह से पेरेंट्स को बच्चे के नेचर के बारे में भी जो पता होता है वो पोर्टफोलियो के माध्यम से ही पता चलता है और बालकों के प्रदर्शन, प्रगति और विकास की शिक्षक से चर्चा करने में भी सहायता मिलती है। यदि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो वो शिक्षक से भी वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं या फिर कोई डेवलपमेंट बच्चे में अच्छा हो रहा है तो उसके बारे में भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। अब देख लेते हैं प्रदर्शन आधारित आकलन के लिए क्या निर्देश हो सकते हैं। जो प्रदर्शन आधारित आकलन होते हैं उसके लिए निर्देश क्या है, तो विद्यार्थियों के पाठचर्या विषयों, पाठचर्या गतिविधियों, सामाजिक व्यक्तिगत गुणों सहित किसी क्षेत्र में प्रदर्शन का आकलन करने हेतु विशेषज्ञों, शिक्षक अथवा शिक्षक एवं विद्यार्थियों दोनों के द्वारा मूल्यांकन के लिए तैयार किए गए उपकरण जो होते हैं वो रूब्रिक कहलाते हैं। यानी कि प्रदर्शन आधारित आकलन के लिए निर्देश, प्रदर्शन आधारित जो आकलन होते हैं तो उसके अंतर्गत क्या आता है, तो वो आता है कि जो विद्यार्थियों के पाठचर्या विषय होते हैं, विषय जो एक्टिविटी होती है, सामाजिक व्यक्तिगत जो गुण होते हैं, यानी किसी क्षेत्र में प्रदर्शन का आकलन करने होते हैं। इन सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन का आकलन करने हैं जो एक विशेषज्ञ के द्वारा, शिक्षक के द्वारा एवं विद्यार्थियों, शिक्षक एवं विद्यार्थियों दोनों के द्वारा मूल्यांकन के लिए जो तैयार किया गया उपकरण होता है, क्योंकि मूल्यांकन एक उपकरण के जरिए तैयार किया जाता है, वो उपकरण प्रदर्शन आधारित आकलन होता है यानी रूब्रिक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए देख लेते हैं जो रूब्रिक कहलाता है, रूब्रिक क्या होता है। तो देखिए एक्चुअली जो होता है किताब जो हो गए या जो आपके परीक्षा पत्र हो गए यानी जो एग्जाम्स पेपर जो होते हैं, ठीक है ना, इनमें जो अलग ढंग से मुद्रित जो शीर्षक या दिशा निर्देश दिए होते हैं वो रूब्रिक कहलाते हैं। ठीक है, ये एक कसौटियों और मानकों से संबंधित अधिगम उद्देश्यों का एक समूह होता है जो विद्यार्थियों के लिए प्रदर्शन गृह कार्य के आकलन में प्रस्तुत होता है। रूब्रिक से विशिष्ट कसौटी के अनुसार मानकीकृत मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे जो रूब्रिक का रोल होता है वो होता है कि जो मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रक्रिया होती है, ग्रेडिंग प्रक्रिया को मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने का काम किसका होता है, रूब्रिक का होता है। और यह एक मूल्यांकन दिग्दर्शिका है जो विद्यार्थियों के प्रदर्शन का एक अंकीय मूल्यांकन की बजाय कसौटी की पूर्ण श्रृंखला के ऊपर आधारित आकलन करती है। रूब्रिक क्या है, तो बहुत स्पष्ट शब्दों में मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और पारदर्शी बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है, रूब्रिक्स का होता है। अनुमति देती है कि मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए। यह एक मूल्यांकन की दिग्दर्शिका होती है जो विद्यार्थियों के प्रदर्शन, जो स्टूडेंट प्रदर्शन करता है उसका अंकीय मूल्यांकन की बजाय अंकीय मूल्यांकन यानी कि एक अंक के मूल्यांकन की बजाय जितने भी अभी तक मूल्यांकन हुए हैं यानी पूर्ण श्रृंखला के योग पर पूर्ण श्रृंखला का मूल्यांकन करती है। और जो रूब्रिक शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए कार्यकारी दिग्दर्शिका है जो प्राय विद्यार्थियों को निर्दिष्ट कार्य करने की पूर्व दी जाती है जिससे विद्यार्थी जान सके कि उनके कार्यों के आकलन की कसौटी क्या है। जैसे मान लीजिए आप जो है एग्जाम ले रहे हैं और एग्जाम पेपर बन गए, पेपर में जो ऊपर निर्दिष्ट दिए रहते हैं इतने नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनमें से इतने क्वेश्चंस करने हैं, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती है, रूब्रिक के अंतर्गत आती हैं। जो रूब्रिक होता है शुद्ध या विश्लेषणात्मक हो सकता है और वे गणित, विज्ञान, इतिहास, लेखन, नाटक, कला, संगीत आदि सहित किसी भी विषय क्षेत्र के निर्मित किए जा सकते हैं। और यह एक रचनात्मक प्रकार का आकलन है क्योंकि यह पूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंश यानी भाग है और विद्यार्थी अपने आकलन में समूह और आत्म आकलन दोनों के द्वारा आकलन प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। तो विद्यार्थी रूब्रिक से परिचित होते हैं और वे रूब्रिक निर्माण प्रक्रिया में अपने शिक्षक को सहयोग भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आकलन का रूब्रिक देख लेते हैं किस तरह से आप रूब्रिक बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए श्रेणी हो गई है, यहाँ पे जो है 4 उत्कृष्ट का हो गया, 3 बहुत अच्छा के लिए, 2 जो है संतोषप्रद के लिए, 1 सुधार की आवश्यकता के लिए। इसी तरह से यहाँ व्यवस्था के अंतर्गत सुसंबद्ध पैराग्राफ उप शीर्षक के साथ सुव्यवस्थित क्रम में सूचना दी गई है। ठीक है, बहुत अच्छा के लिए सुसंबद्ध पैराग्राफ के साथ सुव्यवस्थित सूचना,
व्यवस्थित, यहाँ सुव्यवस्थित है, यहाँ पे व्यवस्थित है, यहाँ पे सुसंबद्ध नहीं है। पैराग्राफ तो है परंतु सॉरी व्यवस्थित है सूचना, लेकिन पैराग्राफ सुसंबद्ध नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पे सुधार की आवश्यकता में अव्यवस्थित ढंग से सूचना दी गई है। सूचना की मात्रा में भी वही किया गया है। सभी जो प्रश्न है के उत्तर जो है कम से कम 2 वाक्यों में दिए गए हैं। सभी शीर्षकों को संबोधित किया गया है और अधिकांश प्रश्नों के उत्तर कम से कम 2 वाक्यों में दिए गए हैं। सभी शीर्षकों को संबोधित किया गया और अधिकांश प्रश्नों के उत्तर 1 वाक्य में दिए गए हैं और यहाँ पे संबोधित ही नहीं किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी द्वारा तैयार जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आकलन का रूब्रिक कैसे बनाया जाता है। सूचना की गुणवत्ता के रूप में अगर देखें तो सूचना स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्षक से संबद्ध है। विभिन्न उदाहरण उपकरणों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे उदाहरण उपकरणों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे जो है इनको सम्मिलित उदाहरण नहीं दिया गया है, विभिन्न विवरण नहीं। जो मांगा जा रहा है यानी कि जो एक एग्जाम के तौर पे, आकलन के तौर पे जो चीज़ें देखी जाती हैं, व्यवस्था, सूचना की मात्रा, सूचना की गुणवत्ता, व्याकरणिक मानदंड, रेखीय चित्र व्यवस्था, चित्र उदाहरण, इनमें से जो स्टूडेंट कितने खरे उतरते हैं, जिन्होंने सब कुछ दिया है, जो मांगा गया है सब कुछ दिया है, तो वो उत्कृष्ट में आएगा। और जिन्होंने कुछ कम दिया उससे तो वो बहुत अच्छे 3 में आएंगे। जो उन्होंने उससे भी कम, जैसे सूचना तो दी गई है लेकिन पैराग्राफ से संबद्ध नहीं है तो उनको 2 नंबर दिया गया, संतोषजनक है। ऐसी सूचना भी जो है अव्यवस्थित ढंग से दी गई तो उनको 1 नंबर दिया गया, सुधार की आवश्यकता है। तो इस तरह से रूब्रिक जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा। रूब्रिक जो होता है वो विद्यार्थियों के अंतिम उत्पाद यानी परिणाम को बेहतर बना देते हैं और इसलिए अब अधिगम में वृद्धि होती है। और जब शिक्षक प्रपत्रों या परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि वह क्या है जो अंतिम उत्पाद यानी परिणाम को अच्छा बना देता है और क्यों। और जब विद्यार्थी को पहले ही रूब्रिक्स प्राप्त हो जाते हैं तो समझ जाते हैं कि उनका मूल्यांकन कैसे होना और उसी प्रकार से तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर रूब्रिक्स के कई लाभ भी हैं। पहला है विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा और उनसे क्या अपेक्षा है। ठीक है, और स्पष्ट रूप से दर्शाकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार करता है। यानी कि मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा इसका पता हमें पहले ही यानी विद्यार्थियों को लग जाता है और उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करता है। दूसरा देख लेते हैं कि विद्यार्थी को अपने कार्यों की गुणवत्ता का बेहतर तरीके से आकलन करने में भी सहायता मिलती है। आकलन को और अधिक वस्तुनिष्ठ और सुसंगत बनाने की अनुमति देता है। अध्यापक को उसकी कसौटी को निर्दिष्ट पदों में स्पष्ट करने पर बल देता है। विद्यार्थियों के कार्य के मूल्यांकन में शिक्षकों के लगने वाले समय को घटाता है। समूह में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आकलन की कसौटी के बारे में विद्यार्थियों की जागरूकता को भी प्रोत्साहित करता है और निर्देशों की प्रभावशीलता के संदर्भ में शिक्षक को उपयोगी पृष्ठपोषण भी प्रदान करता है। रूब्रिक्स, तो ये रूब्रिक्स के यहाँ पे लाभ हो गए। प्रयोग में सरल और वर्णन में भी सरल होता है। ग्रेडिंग बनाम अंकन प्रणाली, ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। ग्रेड और अंकन प्रणाली क्या होता है हमने आपको ये बताया है। यदि आपने अभी तक बाच नहीं किया है तो बाच कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रेडिंग और अंकन प्रणाली में आप देख रहे हैं। और इस तरह से जो आपका ब्लॉक 3 में 9 यूनिट है वो आपकी क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये प्रगत जांच जरूर देखें। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में आकलन के उद्देश्यों का वर्णन करना है तो ये यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, फिर आकलन के पदों का संक्षेप में वर्णन करना है तो आकलन के पद कितने होते हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, 3 पद होते हैं आकलन के। और फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा का वर्णन करना है तो ये देखिए आंसर दिया हुआ है। पोर्टफोलियो आकलन हेतु ध्यान में रखे जाने वाले विद्यार्थियों के कार्यों की सूची बनाइए तो ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया है। ये सब मैं आपको एक PDF में नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगी। रूब्रिक्स के क्या लाभ है ये देखिए क्वेश्चन है। तो रूब्रिक्स के जो लाभ है अभी जस्ट अब पढ़ के आ रहे हैं ये यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है ना, इसी तरह से आपका जो ये ब्लॉक 3 का यूनिट 9 है वो हो जाता है यहाँ पे खत्म। रूब्रिक्स क्या है, विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए यानी लाभ का वर्णन कीजिए। जस्ट अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। विद्यालयों में सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता के मूल्यांकन की वर्तमान में प्रचलित पद्धति का वर्णन कीजिए। ये भी वीडियो में नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में है। अवधारणा की आकलन की अवधारणा उद्देश्य को समझाइए ये भी है। अंकन ग्रेडिंग प्रणाली, इसके लाभ एवं हानियों का वर्णन करना, सभी कुछ जो क्वेश्चन हैं अवेलेबल हैं, सिर्फ आपके देखने की देरी है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो
अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।